इमरान खान साहब ने चंद साल पहले एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान के साथ हमारे डायलॉग के रास्ते दरवाजे हर किस्म के बंद हो चुके हुए हैं। हिंदुस्तान से हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक कश्मीर को हम लोग आजाद नहीं करवाएंगे। हिंदुस्तान को लेके आपने कहा था कि मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा हम हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। अरे डायलॉग तो बड़ी दूर की बात है, आपने पूरा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का पाकिस्तान में इन्वाइट कर लिया। क्या मैं पूछता हूँ, आपने मसला कश्मीर हल कर लिया? क्या हिंदुस्तान ने आपको कश्मीर दे दिया या आपने कश्मीर जीत लिया? मुझे बताया ना किस बेस पे आप ये बात कर रहे हैं। इस साल की बात बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो बिलियनियर्स हैं, जिन्हें अरबोपति कहा जाता है, जिन्हें करोड़ोपति कहा जाता है, उनकी तादाद 29% बढ़ गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे पहले 100 बिलियनियर थे तो हिंदुस्तान में 129 हो गए हैं। इसी तरह चाइना की रिपोर्ट पढ़ के मैं हैरान हो गया। चाइना में जो बिलियनियर्स हैं वो 25% कम हो गए हैं। अच्छा। ज्यादा होने की बजाय कम हो गए। यानी कि जो 100 बिलियनियर्स थे, एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो 75 रह चुके हुए हैं चाइना के बीच में। इतने कंफ्यूज हो चुके हुए हैं कि हम जब सोते हैं ना और सुबह उठते हैं और आंख मलते मलते इस तरह हम लोग उठते हैं और उस टाइम हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है। इवन के इमरान खान जैसे कहते थे ओए मोदी, इस तरह की जो इमरान खान साहब बातें करते थे। और अगले दिन जब हम सो के उठते हैं इसी तरह आंखें मलते हुए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान इनवाइट कर लेते हैं। तो कंफ्यूज तो हम हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और भाई दुश्मन के बच्चों को ना पढ़ाओ यार, आपको खुदा का वास्ता है दुश्मन के बच्चे को ना पढ़ाओ। आप अपने बच्चे को पहले पढ़ा लो, अपने बच्चे को कुछ बना लो। आपके बच्चे तो कूड़ा उठाते हैं, इधर भीख मांगते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर पाकिस्तान कहीं से इकट्ठा कर रहा है ना, वो भीख से इकट्ठा कर रहा है। इसके ऊपर पूरी डिटेल से मैं कभी आपसे बात करूंगा। $14 बिलियन हमने कहा ना कि हमने रिजर्व रखे हुए हैं। $14 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी भीख से इकट्ठा करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आबिद भाई मर्दद मौजूद है और आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को लेके एक बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग्स का एरा खत्म हो चुका है, हम पाकिस्तान के साथ कोई भी डायलॉग नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है। पूरी दुनिया को मैसेज उन्होंने दिया है कि इंडिया इस टाइम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है। यानी पूरी दुनिया में से कोई भी कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, कर सकता है, खुद भी फायदा ले सकता है, अपॉर्चुनिटी ले सकता है और इंडिया को भी डेफिनेटली इसका फायदा होगा ही। इसी पर आबिद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, आप हमेशा ये कहते नजर आए हैं, डेफिनेटली आपने ये कहा जी डायलॉग टेबल टॉक के थ्रू हर मसले का हल होता है, जंग हो या कोई भी मसला हो। लेकिन अब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के साथ हम डायलॉग्स नहीं करेंगे। आप इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं? जी बिल्कुल ओपिनियन देंगे। आपके अंदर हिम्मत है ओपिनियन सुनने की? ये सच सुनने की हिम्मत है तो आप मुझे बता दें। चलो, मेरे अंदर तो हिम्मत है ही है। मैं तो बड़ी हिम्मत से आपको सारी बात समझा दूंगा और डिटेल से समझ भी आ जाएगी। देखें, डॉक्टर जयशंकर का जिनका आपने बयान की बात की है ना, ये तो बड़ा उछाल रहे हैं, बड़ी बात पाकिस्तान में चल रही है जी। डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया पाकिस्तान के साथ डायलॉग के दरवाजे बंद हो गए, डायलॉग का दौर खत्म हो चुका हुआ है। चौधरी साहब, कर्मा को भूल चुके हैं आप। कर्मा किसे कहते हैं, मक्का फाते अमल किसे कहते हैं? मैं जो हकीकत कह रहा हूँ, आप हंसे ना, मेरी बात पे गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ आपको। चंद साल पहले आपको याद होगा पाकिस्तान में इमरान खान साहब का दौर था, इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी हुकूमत थी इमरान खान साहब की, ये सरबराह थे हमारे मुल्क के। तो इमरान खान साहब के फैसले में और उनकी बातें बताना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने चंद साल पहले एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान के साथ हमारे डायलॉग के रास्ते दरवाजे हर किस्म के बंद हो चुके हुए हैं। हिंदुस्तान से हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक कश्मीर को हम लोग आजाद नहीं करवाएंगे हिंदुस्तान को लेके। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा चौधरी साहब कि मक्का फाते अमल नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है ये हमारे लिए कोई अजीब बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अजीब बात नहीं लगी। आपने जैसी की वैसी भरी, आपने उसी तरह के डायलॉग आपके सामने आ गए। मैं एक इधर और बात करना चाहूंगा। डॉक्टर जयशंकर हिंदुस्तानी है, इंडिया के वजीर खारजा हैं। देखें, अगर वो ये बात कर रहे हैं, उनपे सूट कर रही है ये बात। समझें आप इस बात को कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अगर ये बात कर रहे हैं, समझ में आता है कि यार अमीर मुल्क है, वो गरीब मुल्क के साथ तल्लक नहीं रखना चाह रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहूंगा, जब आपने हिंदुस्तान से ट्रेड बंद की, आपने डायलॉग बंद किए, हिंदुस्तान के साथ लेना देना जब आपने बंद किया, क्या आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी थे? क्या हमारे मुल्क में गुर्बत खत्म हो चुकी हुई थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी देखिए, आप हिंदुस्तान से डायलॉग की बात कर रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं चौधरी साहब, मैं आपसे फिर ये दोबारा ये पूछना चाहूंगा कि आपने
आपने क्या, हमारी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान में इनवाइट किया कि नहीं किया? मुझे आप बताएं। किया एससीओ की मीटिंग के एससीओ की मीटिंग के बीच में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया कि आप पाकिस्तान आए। मुझे ये बताएं, मैं इमरान खान से पूछना चाहूंगा या मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा कि अब आपकी गैरत कहाँ गई? अब आपकी गैरतमंदी कहाँ चली गई? क्या अब आपने कश्मीर को आजाद करवा लिया? जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आप इनवाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान बुला रहे हैं। नहीं, अगर इधर आबिद भाई मैं बात करूं, आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन सी एक नजर आती है? पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान की पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो, कंफ्यूज हिंदुस्तान के हम लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, हम लोग इकोनॉमी को लेके कंफ्यूज हैं, हम बड़े मामलात को, हम गुर्बत को लेके कंफ्यूज हैं। इवन के हम इतने कंफ्यूज हो चुके हुए हैं कि हम जब सोते हैं ना और सुबह उठते हैं और आंख मलते मलते इस तरह हम लोग उठते हैं और उस टाइम हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है। इवन के इमरान खान जैसे कहते थे ओए मोदी, इस तरह की जो इमरान खान साहब बातें करते थे, और अगले दिन जब हम सो के उठते इसी तरह आंखें मलते हुए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान इनवाइट कर लेते हैं। तो कंफ्यूज तो हम हैं। मुझे ये बताएं कि ऐसी बातें करने से क्या बनेगा कि कल आप कोई और बयान दे रहे हैं, आज आप कोई और बयान दे रहे हैं। मेरे मौकफ के ऊपर आए कि अब आपकी गैरत कहाँ गई? क्योंकि आपने कहा था कि मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा हम हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। अरे डायलॉग तो बड़ी दूर की बात है, आपने पूरा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का पाकिस्तान में इनवाइट कर लिया। क्या मैं पूछता हूँ, आपने मसला कश्मीर हल कर लिया? क्या हिंदुस्तान ने आपको कश्मीर दे दिया या आपने कश्मीर जीत लिया? मुझे बताएं ना, किस बेस पे आप ये बात कर रहे हैं? ठीक है, और ऐसे तो पाकिस्तान की पब्लिक डेफिनेटली कंफ्यूज नजर आएगी। एक साइड पे हम इनविटेशन भेजते हैं, दूसरी साइड पे हम ही कहते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि क्लियर स्टेटमेंट रखे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए कि क्लियर स्टेटमेंट रखे ताकि पब्लिक कंफ्यूज ना हो। आबिद भाई, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हिंदुस्तान इस टाइम इतनी पावर रखता है या इतनी अपने अंदर फैसिलिटीज रखता है कि वो पूरी दुनिया के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे? चाइना की अगर बात कर लें और इंडिया की बात कर लें, चाइना में जिस तरीके से अमीरों की तादाद, अमीर लोगों की, बिलियनियर्स की तादाद कम होती नजर आ रही है, हिंदुस्तान में बिलियनियर्स की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। जो सब मैं स्टार्ट करूंगा चाइना और हिंदुस्तान को लेके। देखिए, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, मतलब कल परसों ही पढ़ रहा था रिपोर्ट। उसमें मैंने क्या पढ़ा और मैं हैरान हो गया, जो बिलियनर्स होते हैं ना, जो करोड़ों अरबोपति होते हैं, उनकी तादाद हिंदुस्तान में 29% बढ़ गई है इस साल। जी हाँ, इस साल की बात बता रहा हूँ, पुरानी बातें नहीं बता रहा, कोई 10 साल पुरानी बात आपको नहीं बता रहा, इस साल की बात बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो बिलियनियर्स हैं, जिन्हें अरबोपति कहा जाता है, जिन्हें करोड़ोपति कहा जाता है, उनकी तादाद 29% बढ़ गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे पहले 100 बिलियनियर थे तो हिंदुस्तान में 129 हो गए हैं। इसी तरह चाइना की रिपोर्ट पढ़ के मैं हैरान हो गया, चाइना में जो बिलियनियर्स हैं वो 25% कम हो गए हैं। अच्छा। ज्यादा होने की बजाय कम हो गए, यानी कि जो 100 बिलियनियर्स थे, एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो 75 रह चुके हुए हैं चाइना के बीच में। तो हिंदुस्तान बिलियनियर्स का भी एक हब बन चुका हुआ है। अब एक पॉइंट आपने ये पकड़ा कि हिंदुस्तान की, एक आपने सवाल जरा दोबारा लैंड ऑफ रिपीट अपॉर्चुनिटी कीजिए, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात। देखिए, मैं आपको इस चीज पे ये कहना चाहूंगा, जिस तरह हिंदुस्तान का मुंबई है, पाकिस्तान का कराची है, इन्हें कहा जाता है कि भूखों की माँ है, गरीबों की माँ है। ये जो दो शहर है कि इधर कोई भी गरीब या भूखा आ जाए तो उसे रोजी रोटी मिल जाती है। तो इसी तरह हिंदुस्तान जो है ना, वो अब पूरी दुनिया का हब बन चुका हुआ है, पूरी दुनिया की माँ बन चुका हुआ है। देखिए, उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो ये बयान दिया है, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के लिए पीस और अमन और कारोबार और रोटी, हर चीज, इंडस्ट्रीज, जो मर्जी आप काम करें आपको सहूलतें मिलेंगी, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। इसका मतलब ये होता है जिस मुल्क में गवर्नमेंट अपने अमीर लोगों को या इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है या उन्हें सहूलतें देती है, तो वो मुल्क कामयाब होता है और वो मुल्क फिर तरक्की करता है, उसकी इकोनॉमी सेट होती है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मैं खबर पढ़ रहा था, बल्कि हमने इसके ऊपर वीडियो की थी, कि हिंदुस्तान के 10 शहरों में इंडस्ट्रीज का हब बनाने लगे हैं उसे। देखिए, इसे हब बनने से क्या होगा, इंडस्ट्री होगी, उसके साथ 40 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उससे क्या फायदा होगा कि उनके मुल्क की गुर्बत कम होगी। देखिए, गुर्बत के मामला पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, इसी तरह हिंदुस्तान में भी गुर्बत के मामला बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी के मामला हमें लाइव एग्जांपल मिल सकती है। देखिए, बच्चों की एज देख लें और ये इस टाइम दोनों जॉब पे हैं मेरे ख्याल से। अब ये बात बताने का, मेरी पूरी बात सुनिए ना, कि गुर्बत के मामला दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा है, लेकिन गुर्बत के ऊपर हम काम नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते। हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, वो 40 लाख नौकरियां निकलेंगी उन इंडस्ट्रियों से, उन फैक्ट्रियों से। 40 लाख लोगों के घरों के राशन चलेंगे, चूल्हे चलेंगे, मुल्क
बहाल होता है, खुशहाल होता है। इस तरह उस मुल्क की इकोनॉमी ऊपर जाती है। छोटे छोटे स्टेप लेके, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब छोटे छोटे स्टेप लेके आप चढ़ते हैं ना, तो आप बहुत जल्द जो है कामयाब होते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने दुनिया की 5वीं से अब 3री बड़ी इकोनॉमी बनना है, तो ये छोटे छोटे स्टेप से ही होता है। देखें ना, आईफोन का लेटेस्ट वर्जन हिंदुस्तान में बनेगा, मर्सिडीज हिंदुस्तान में बनती है, दुनिया की बड़ी फैक्ट्री है हिंदुस्तान में, इवन के एलोन मस्क की फैक्ट्री जो है टेस्ला, वो भी हिंदुस्तान में आ रही है। इसका मतलब फिर दुबई से सस्ते दामों पे ये गोल्ड खरीदेगा हिंदुस्तान। तो इन चीजों से क्या होता है कि आप दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी छोटे छोटे स्टेप से बहुत जल्द बन जाएंगे। चले ठीक है, अगर वो मेहनत करें तो मैं तो कहता हूँ 3री की बजाय 2री बन जाए। पाकिस्तान भी मेहनत करे, मुझे बड़ी खुशी होगी पाकिस्तान दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बन जाए। लेकिन ये मेरे कहने से, मतलब मैं कह दूं या आबिद भाई कहते या कोई कहते, उसके कहने से नहीं होगा। प्रैक्टिकली हमारी गवर्नमेंट, ख्वाहिशात रखना तो कोई बुरी बात नहीं। अभी आप कह रहे हैं दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बन जाए, और 14 बिलियन डॉलर हमारे पर रिजर्व पड़े हैं चौधरी साहब, वो भी मांगे तांगे 14 बिलियन, और हिंदुस्तान के कई 100 बिलियन डॉलर रिजर्व पड़े हुए हैं। तो मुकाबला कहीं से कहने से, तो मैं कहूँ जी, मैं रात को सोऊं और सुबह उठूं तो पूरा पाकिस्तान ताजमहल बन जाए, दुनिया का सोने का पाकिस्तान बन जाए, हीरो का पाकिस्तान बन जाए, दुनिया का सारा पैसा पाकिस्तान में आ जाए, ऐसे कहने से नहीं होता, ये करने से होता है। आम आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी, हर तबके के इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को ऊपर लाने के लिए। हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी एम ही नहीं बन गया। क्या सिर्फ गवर्नमेंट ने बना दिया? नहीं भाई, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना सकती, हर बंदे ने उसमें किरदार अदा किया है। देखिए, उनके बच्चों ने पढ़ के दिखाया, गवर्नमेंट ने सहूलतें दी, उनके बच्चों ने पढ़ के दिखाया, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई आईटी में एक्सपर्ट बना, कोई दुनिया में जाके सीईओ बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। इस तरह उन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमी बड़ी की, इस तरह वो अमीर हुए, उन्होंने अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्रियां लगाई, अपने मेड इन इंडिया पे उन्होंने काम किया, इस तरह अमीर हुए। हम लोग ये सब चाहते हैं कि हम रात को सोएं और सुबह हम लोग अमीर हो जाएं, इस तरह नहीं होना। हर इंसान को उसमें किरदार अदा करना, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, सबको मिलकर अपनी कंट्री को ऊपर लाना पड़ेगा तो कंट्री ऊपर आएगी, वरना बातें कर। और इन हुक्मरानों के ऊपर आप बात कर रहे हो, ये हुक्मरान कभी जिंदगी में हमें दुनिया की अच्छी इकोनॉमी नहीं बना सकते, ये हुक्मरान कभी हमें तरक्की नहीं दे सकते। ये हुक्मरान, सर आज सुनिए आप, ये हुक्मरान जो है कभी हमें बिजली सस्ती नहीं दे सकते सर, क्योंकि इन्होंने अपने महलात के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली नई खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के फिर इंग्लैंड दोबारा वापिस जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं भाई? क्योंकि उनके महल है उधर, उन्हें यश ही है, उनको हर चीज अवेलेबल है उधर, सारा कुछ सुकून है, तो वो जब मर्जी जा सकते, जब मर्जी। फिर लगता है मेरे जैसा, फिर लगता है आप जैसा, जिसे बिजली महंगी मिलती है, रोटी महंगी मिलती है, कपड़ा महंगा मिलता है, मकान महंगा मिलता है, जीने के लिए सब्जियां महंगी मिलती है, कोई चीज नहीं मिलती हम लोगों को। ठीक है। और नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे हुक्मरान हमें बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा सकते। हमें तो ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ, यानी सुपर पावर के साथ हमारे तल्लुकात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। अगर इंडिया उनके साथ तल्लुकात बेहतर कर रहा है तो पाकिस्तान के भी बेहतर है। आप बताएं कि चौधरी साहब, हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ क्या बात कर रहे हो चौधरी साहब? आज मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग सही जगह पे नहीं है। आप मुझसे अजीब अजीब बातें करो, मुझे छेड़ रहे हो या मुझे आप तंग कर रहे हो। और मेरी बात सुनो, जो पिंड का चौधरी होता है ना, उसके पास बहुत से लोग आते हैं। अब देखें मेरी बात सुनो, जो उससे लोग मिलने आते हैं तो वो उससे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके लेवल पे आ चुके हुए हैं। अभी देखें, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका, हिंदुस्तान का अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पे तल्लुकात हैं। हमारा जो तल्लुकात है वो आका और गुलाम वाले तल्लुकात। ये अल्फाज गलत हैं, आका और गुलाम, मतलब देखें फिर आप ये बात करें। चले आका गुलाम को हटा देते हैं जी, अगर गलत है तो उसके लिए मैं सॉरी कर लेता हूँ, लेकिन मैं सॉरी करने वाली बात नहीं थी ये वाली। देखें अमेरिका जो है, चले बॉस, वो हमारा बॉस है और हम उसके वर्कर हैं, ये समझ लीजिए हमें, क्योंकि अमेरिका की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता। अमेरिका जो चाहता है वो पाकिस्तान में होता है। अमेरिका जिसकी गवर्नमेंट बनाना चाहता है उसकी गवर्नमेंट बनती है, जिसकी गवर्नमेंट गिराना चाहता है उसकी गवर्नमेंट गिरती है, जिसे वो फांसी चढ़ाना चाहता है वो फांसी चढ़ता है, जिसे वो जेल में रखना चाहता है वो जेल में जाता है। तो अमेरिका के ही कानून इस मुल्क में चल रहे हैं आज तक। देखें जो साहब, ये हकीकत है, हकीकत को माने, हकीकत को मानना पड़ेगा कि हम लोग गुलाम हैं। हम लोग पहले बरतानिया से आजाद हुए, आज भी हम आजाद नहीं हुए, आज भी हम गुलाम हैं। कौन कहता है हम आजाद हैं? क्या आजादी से हम कुछ कर सकते हैं? कोई चीज आजादी से नहीं कर सकते। और भाई ये बदकिस्मती नहीं है हमारी कि 70 रुपए यूनिट खरीदते हैं यार हम लोग, दुनिया का महंगा तरीन आटा लेते हैं,
दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल खरीदते हैं हम लोग, अपने बच्चों की फीसें हम लोग इतनी महंगी तरीन फीसें देते हैं। हिंदुस्तान में बच्चा छोटा सा वो घर से लेने आ जाते हैं कि यार ये बच्चा पढ़ेगा तो हमारे मुल्क का फायदा करेगा, और हमारे बच्चे जवान बच्चे घर में पड़े हो तो कोई पूछता नहीं कि पढ़ने गया कि नहीं गया, ये जाहिल है, ये मोटरसाइकिलों का काम करेगा, ये गाड़ियों का काम करेगा, ये गारमेंट्स का काम करेगा। भाई इंजीनियर बनेगा, ये बात क्यों नहीं करते हो कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये बात क्यों नहीं करते हो कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख के कुछ बनेगा, इस मुल्क का फायदा करेगा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, क्या बनेगा हमारे मुल्क का, कभी ये भी सोचो आप। बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। और मैं डेफिनेटली जब ये प्रोग्राम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत मैं इसी मूड में था कि सारी बातें एज ए फ्रेंड हम बात कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी कभी आबिद भाई की बातें सुन के ऐसा लगता है कि यार ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है इनके दिल में, इनके अंदर जो तकलीफ है पाकिस्तान को लेके, काश यही तकलीफ हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर भी हो, वो भी इसी तरीके से तड़पे। और सिर्फ तड़पे नहीं, डायलॉग बाजी ना करें, प्रॉपर में डायलॉग अगर कर रहे हैं किसी कंट्री के साथ। देखें ना, इंडिया की अगर बात करें, आज वो श्रीलंका को $120 मिलियन उन्होंने सिर्फ हेल्प के तौर पे 110 मिलियन डॉलर जो श्रीलंका को हेल्प के तौर पे दिया है ना। इससे पहले भी जब चाइना भाग गया था, श्रीलंका का कुछ साथ नहीं दे रहा था, श्रीलंका ब्लैक लिस्ट हो गया था, बैंकक्रप्ट हो चुका हुआ था ना श्रीलंका जब चाइना जो श्रीलंका को बहुत ज्यादा कर्जे दे रहा था, ये भी भाग गया था। तो उस टाइम भी IMF ने गारंटी दे के श्रीलंका को पैसे दिलवाए थे, जिसकी इंडिया ने IMF को गारंटी दे के कि हम गारंटी देते हैं अगर श्रीलंका आपके पैसे नहीं देगा तो हम वापस देंगे, इन्हें आप कर्जा दीजिए। उसकी वजह से वो मुल्क जो है ब्लैकलिस्ट से बाहर निकला था, बैंकक्रप्ट से वो बाहर निकला था। आज आप बता रहे हैं कि इतने मिलियन डॉलर जो है श्रीलंका को वो एड के तौर पे दे रहे हैं। देखें, ये होता है किसी के ऊपर एड की तौर पे, ये होता है किसी मुल्क का हेल्प करना, किसी के ऊपर एहसान करना कि उसका मुल्क दोबारा स्टेबल हो। अब देखें, यही काम अगर चाइना करता तो वो कर्जा देता, वो सूद की शक्ल में उसे इतना को फंसा देता, श्रीलंका को इतना को फंसा देता कि वो दोबारा फिर ना उठ पाता। तो हिंदुस्तान ने उसकी हेल्प की। इससे पहले आपको याद होगा कि बांग्लादेश के ऊपर कितना बड़ा काम कर रहा है हिंदुस्तान के, बिजली का सारा सिस्टम बिजली का हिंदुस्तान लगा रहा है। इवन के अडानी ग्रुप ने अभी $800 मिलियन वो भी श्रीलंका से लेने हैं बिजली की वजह से। बड़ी बात यह कि अभी भी उन्होंने बिजली, हालांकि अभी देखने में ही आ रहा है, सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, यही तासुर ये दिया जा रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के तल्लुकात अब उस तरीके से बेहतर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बिजली अभी भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है हमारे आपके तल्लुकात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में एक बात की थी कि हिंदुस्तान के बांग्लादेश के साथ तल्लुकात वैसे ही रहेंगे जैसे थे, और हम हमेशा बांग्लादेश की खैर चाहते हैं, हम कभी भी बांग्लादेश की बर्बादी नहीं चाहते। देखें, हिंदुस्तान आज भी बांग्लादेश के साथ वही रोल अपना अदा कर रहा है जो हसीना वाजिद के दौर में रोल अदा कर रहा था, वही एग्रीमेंट अपने पूरे कर रहा है, किसी जगह से वो पीछे नहीं हट रहा। अभी बांग्लादेश की पॉलिसी चेंज हो रही है उनके वजीर आजम चेंज होने की वजह से, क्योंकि उनका ज़हन पाकिस्तान के साथ आ रहा है, ज्यादा चाइना की तरफ जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश को ये आइडिया नहीं कि जिस मुल्क में चाइना घुस जाता है ना, जब तक वो बाहर नहीं निकलता, जब तक वो मुल्क बर्बाद ना हो जाए, वो कर्जों में फंस ना जाए। यार अपना एग्जांपल ले लो भाई, बाहर ना जाओ, श्रीलंका को ना देखो, बांग्लादेश को ना देखो, आप पाकिस्तान को देखो। जब से पाकिस्तान के बीच में चाइना घुसा है, आपको आइडिया कि पाकिस्तान के हालात क्या हो चुके हुए हैं, पाकिस्तान कर्जों में कैसे फंस चुका हुआ है, पाकिस्तान में महंगाई कैसे आ गई हुई है, इवन कि आलमी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत क्या रह चुकी हुई है। अब आप कंपेयर करें हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के साथ जो जो मुल्क ज्वाइंट है, चाहे वो अफगानिस्तान ही हो, जो मुल्क हिंदुस्तान के साथ ज्वाइंट है, आलमी दुनिया में उनकी इज्जत है। क्यों इज्जत है? कि उन्होंने दोस्ती उस मुल्क के साथ रखी है कि जो सूद के सिलसिले में नहीं फंसाते, किसी को अपने चक्कर में नहीं फंसा लेते। क्योंकि अगर अभी देखें ना कि श्रीलंका को कितना 110 मिलियन का उन्होंने एड दिया है, एड दिया, हेल्प की है उनकी, तो क्या वो उनको कर्जों में नहीं फंसा सकते थे? क्या उन्हें अपने जगड़बंद में वो ला नहीं सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसे कहते हैं पीस के ऊपर काम करना, इसे कहते हैं ह्यूमैनिटी के ऊपर काम तो फिर करना। पाकिस्तान को भी 110-120 मिलियन दे दें एड के तौर पे, या एड नहीं, फिर मतलब ट्रेड ही कर ले। यार चोई साहब, आप एड की बात करें या ट्रेड की बात करें, देखें हिंदुस्तान हमारा ब्रदर है, क्योंकि हमारा वो बड़ा भाई। आप समझे ना समझे, मैं समझूं ना समझूं, हकीकत को चेंज नहीं कर सकते। देखें, एक माँ के दो बेटे होंगे ना, वो बेटे आपस में लड़ पड़े और दुनिया में जाके कहीं ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है। और भाई जितना मर्जी कहो जो मेरा भाई नहीं है, खून का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। सुनिए आप, देखें दिलों में नफरतें जरूर आ सकती हैं, घरों में भाइयों की लड़ाई भी होती है, भाई घर भी छोड़ के चले जाते हैं, भाई अपने घर भी बना लेते हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि भाई का खून का रिश्ता खत्म हो चुका हुआ है। खून का रिश्ता कभी हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का खत्म नहीं हो सकता। आप क़यामत ले आए, आप तबाहियां मचवा लें,
हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान का हमसाया रहेगा। जो मर्जी आप कर लें, अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया रहेगा, जो मर्जी कर लें, चाइना पाकिस्तान का हमसाया रहेगा, आप जो मर्जी कर लें। और हिंदुस्तान तो वो मुल्क है जो कई 100 साल हम लोग हिंदुस्तान के साथ रहे। पाकिस्तान तो था ही नहीं, पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं था, पाकिस्तान की तो सोच भी नहीं थी कि पाकिस्तान कभी होगा या हो सकता है। ये तो जब का हिंदुस्तान है। जी हाँ, ये जब का हिंदुस्तान है। तो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ, हम लोगों ने हिंदुस्तान से अपनी किनारा कशी की, हम अलग हो गए, उसके बाद हमारी दुश्मनियां शुरू हो गई। ऐसी दुश्मनियां शुरू हुई कि आज तक उन दुश्मनों की समझ ही नहीं आ रही यार कि दुश्मनियां कैसे खत्म होंगी, इन्हें कैसे खत्म करेंगे हम अच्छा, ये चीज जो इन्होंने बात की है, बेशक शायद कुछ लोग इस चीज से एग्री करें, नहीं नहीं भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिलेशन नहीं, लेकिन जो लोग फॉरेन विजिट कर चुके हैं, मैं कहता हूँ चाहे यूएई का किसी ने विजिट किया है, किसी ने यूरोप का विजिट किया है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान से बाहर जो लोग जा चुके हैं, उन्हें इस चीज का अंदाजा होगा कि वाकई में वो लोग यही समझते हैं कि भाई हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश ये सभी एक ही लोग हैं। ये तो हमें पता है ना कि भाई बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान अलग है, हिंदुस्तान अलग है। इवन कुछ पाकिस्तानी बाहर जाके ये कहते हैं हम आई एम फ्रॉम इंडिया, मतलब वो कहते हैं कि हम इंडिया एक जैसी हैं, लैंग्वेज एक जैसी है, लगते भी एक जैसे हैं। और मैंने ये जो बात आपने की ना चोसा, मुझे किसी ने आके ये बात की थी और मैंने कभी मीडिया पे नहीं की, क्योंकि मुझे दिल मुतमिन नहीं था ये बात करने के लिए। नहीं, देखने वाले ये बता दें क्या, जो लोग फॉरेन से देख रहे हैं, लाइक यूरोप में बैठ के, कनाडा में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, यूएई में बैठ के देख रहे हैं, बताइएगा कि क्या लोग ये नहीं समझते कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान से बात करना चाहूंगा। यूरोप में ले लीजिए, अमेरिका में ले लीजिए, इंग्लैंड में ले लीजिए, इधर काफी जानने वाले लोग भी होते हैं जिनसे हमारी अक्सर बात भी होती है। कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई मिलने भी आ सकता है। तो वो लोग ये बताते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी गिर चुकी हुई है कि अगर हम किसी को बताते हैं ना हम पाकिस्तानी हैं, तो वो हमारे से सीधे मुंह बात नहीं करता। और अगर हम बताते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमसे चाय भी पूछता है वो बैठ के। तो कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, वो कहते हैं हम हिंदुस्तान से हैं, क्योंकि शक्लें एक जैसी हैं, लैंग्वेज एक जैसी है, बातें एक जैसी हैं, तो वो इस तरह लगता है कि वाकई हिंदुस्तानी ठीक है। मुझे बताएं पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आ सकती है? ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को कैसे हम अवेयर कर सकते हैं, इनका फ्यूचर कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपको इन्हें देख के क्या फील होता है? जो सब इन बच्चों को देख के ना दिल रोता है। ये पाकिस्तान का सरमाया है, ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ये पाकिस्तान का सरमाया है। ये बच्चे वो हैं कि अगर इन बच्चों पे तवज्जो दी जाती तो ये बच्चे बड़े होके देखे कूड़ा उठाने वाले ना बनते। ये कितना बच्चा है, इसकी 10 साल उम्र होगी, 12 साल उम्र होगी इस बच्चे की। ये बच्चा कूड़ा उठाता है, रात को 200-400 रुपए का कूड़ा बेचता है, उससे अपने घर का, अपनी फैमिली का रोजी रिजक चलाता है, हांडी पकती है उस चीज से। अगर यही बच्चा, इस पे हमने इन्वेस्टमेंट किया होता, देखिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इस पे हमने इन्वेस्टमेंट किया होता, इसे हम स्कूल लेके गए होते, अच्छी एजुकेशन दी होती, ये मैट्रिक करता, कॉलेज जाता, उधर जाके MBA करता, कुछ भी करता, इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, कोई भी चीज बनता, उससे फायदा इसकी फैमिली को तो मिलना था। लेकिन इसने कोई हॉस्पिटल बनाता, उसका टैक्स किसको मिलना था? पाकिस्तान को मिलना था। अगर डॉक्टर बनता तो वैल्यू किसकी बननी थी? पाकिस्तान की वैल्यू बननी थी। अगर टीचर बनता तो ये कई बच्चों को पढ़ाता, इंजीनियर बनता तो कई लोगों को इंजीनियर बनाता। तो फायदा होता है। हिंदुस्तान ने काम किया, ये आज काम शुरू नहीं किया हिंदुस्तान ने, ये 20 साल पहले हिंदुस्तान विजन लेके चला कि हमने 20 साल उन्होंने प्रॉपर इसके ऊपर गिरफ्त कर ली हुई थी। विजन तो इनका बहुत पुराना है, लेकिन 20 साल पहले उन्होंने गिरफ्त इस चीज पे कर ली हुई थी कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, जो मर्जी हो जाए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और भाई दुश्मन के बच्चों को ना पढ़ाओ यार, आपको खुदा का वास्ता है, दुश्मन के बच्चे को ना पढ़ाओ, आप अपने बच्चे को पहले पढ़ा लो, अपने बच्चे को कुछ बना लो। आपके बच्चे तो कूड़ा उठाते हैं, इधर भीख मांगते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर पाकिस्तान कहीं से इकट्ठा कर रहा है ना, वो भीख से इकट्ठा कर रहा है। इसके ऊपर पूरी डिटेल से मैं कभी आपसे बात करूंगा। $14 बिलियन हमने कहा ना कि हमने रिजर्व रखे हुए हैं, $14 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी भीख से इकट्ठा करते हैं। इसके ऊपर कभी डिटेल से बात करूंगा। यार ये कोई फखर वाली नहीं है, तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। और नो डाउट अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये सामने आया था कि भाई पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके, मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके भीख मांगते हैं, बेकारी का मतलब जो सा वो शोभा अख्तियार करते हैं। आबिद भाई मुझे लास्ट में ये चीज बता दें, क्या समझते हैं कि आपको लगता है ये जो अभी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, डॉक्टर जयशंकर की तरफ से स्टेटमेंट आई है, लेकिन एक चीज है, उन्होंने इनकार नहीं किया, मतलब हो सकता था कि वो इनकार भी कर देते कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं आएंगे। उन्होंने बोला कि मैं अभी इसके ऊपर जैसे ही कोई हम सोच विचार करेंगे और बताएंगे। देखिए आप हिंदुस्तान से डायलॉग की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान मैं ये कह रहा हूँ वो SCO की मीटिंग में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया। तो इस चीज का कह दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं है, डायलॉग का रास्ता बंद हो चुका है, डायलॉग का दौर बंद हो चुका है। इसका मतलब ये कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे।
मुझे ये लगता है। लेकिन मैं तो हमेशा पाकिस्तानी हूँ, मैंने तो जो मर्जी करूँ, जितना मर्जी तड़पा हूँ पाकिस्तान को लेके, लेकिन साइड मैंने पाकिस्तान की लेनी, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। तो मेरी तो ख्वाहिश हमेशा ये है कि जयशंकर ना आए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए एससीओ की मीटिंग में और आके पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी खिताब करें, जिस तरह वो अमेरिका के पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने खिताब किया था। इससे क्या होता है, डायलॉग शुरू होते हैं, दोनों मुल्क के बातचीत शुरू होती है। देखिए, हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी को लेके हम बड़े सेंसिटिव हैं, इस चीज को लेके कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से इस पे कंट्रोल करे पाकिस्तान। देखिए, जब आप बैठेंगे तो हो सकता है डायलॉग में ये भी मसले हल हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान डिनाई करता है, पाकिस्तान कहता है कि हम दहशतगर्दी नहीं करते, ये दहशतगर्द पता नहीं कहां से आते हैं, कहां से आके हमले कर देते हैं, ये अफगानिस्तान से आते हैं या तालिबान है, ये है वो। पाकिस्तान कहता है हमें नहीं पता, हिंदुस्तान कहता है कि हम आपको प्रूफ देते हैं कि ये आपके अपने बंदे हैं। देखिए, जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, आमने सामने नहीं बैठेंगे, जब तक मसला हल नहीं होगा। और एससीओ की मीटिंग में तो मेरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए, जब आमने सामने डायलॉग्स होते हैं ना, बातें होती हैं, तो कोई ना कोई हल निकल आता है। भाई, कत्ल होते हैं ना, कत्ल का केस होता है ना, थानों में आप जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, तो उसका भी हल निकल आता है डायलॉग के साथ। हालांकि बंदा मारा होता है उन्होंने, लेकिन उधर भी पैचअप हो जाता है, उधर भी सुलह हो जाती है। बड़े मामला तो होते हैं कई। देखिए, मेरी बात सुने, इस तरह दुश्मनी लेके क्या हमने बूढ़े हो जाना है? बूढ़े को छोड़े, पाकिस्तान का कोई फायदा है? सर, वही बता रहा हूँ कि हमने मर जाना है। जब भी हमें ये खबर सुनने को नहीं मिलेगी कि हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। देखें, अगर हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर होते हैं, उससे फायदा हिंदुस्तान का नहीं है। आपको कौन कहता है कि हिंदुस्तान को लालच है चीज को लेके? हिंदुस्तान का कभी भी फायदा नहीं है पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करके या पाकिस्तान से ट्रेड करके, हिंदुस्तान का फायदा नहीं है। फायदा पाकिस्तान का है, क्योंकि उनका भी थोड़ा होगा, लेकिन ये कह लें ज्यादा फायदा हमारा है, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा हमारा है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को ये आलू, प्याज, टमाटर, चावल, गंदम, ये चीजें आधे से भी कम रेट पे मिलने लग जाएंगी। ये तो चीजें होगी खाने पीने की। अब आए आप बिजली के ऊपर। बिजली का यूनिट पाकिस्तान में 70 रुपए का है। हिंदुस्तान के पास इतनी बिजली है कि वो दूसरे मुल्कों को भी बिजली दे रहा है, बांग्लादेश को भी दे रहा है, एक और मुल्क को बिजली दे रहा है, हिंदुस्तान। तो अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से बिजली ले, जो आप 70 रुपए का यूनिट ले रहे हैं, मैंने उसकी डिटेल निकाली थी सारी खुद ही बैठ के, तो सारे टैक्स डाल के भी 17 रुपए का यूनिट बनता है पाकिस्तान को। सर, ये मैंने पूरी डिटेल निकाली थी। अगर हम रिलेशन या ट्रेड की बात करें ऐसे, तो फिर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उनके साथ ट्रेड करें, उधर से गाड़ियां आए, उधर से मोबाइल आए, उधर से बाइक्स आए, तो ये तो पता नहीं कितना फायदा। उनके लोग आईटी में एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया में माना जाता है कि उनके लोग आईटी में एक्सपर्ट हैं। ऐसे ही है। जब हमारे रिलेशन बेहतर होंगे तो हम आईटी में कुछ ले नहीं सकेंगे उनसे, कुछ सीख नहीं सकेंगे उनसे, बड़ा कुछ सीखेंगे। उनके इंजीनियर पूरी दुनिया में माने जाते हैं, क्या उनके इंजीनियर से कुछ नहीं सीखेंगे हम लोग? उनके लोग सीईओज हैं पूरी दुनिया के बीच में। कोई चीज पकड़ लो यार, जो आप जिसपे ये वीडियो चलाओगे यूट्यूब के ऊपर, इसका सीईओ कौन है? गूगल का सीईओ कौन है? भाईजान, दुनिया ट्विटर का सीईओ कौन है? मतलब किसी भी चीज को पकड़ लें, वो हिंदुस्तान ही नजर आएगा। तो हम हिंदुस्तान से सीख लेंगे, बड़ा कुछ ले लेंगे हिंदुस्तान से, अगर हमारे उनके साथ तल्लुकात बेहतर। दुश्मनी को थोड़ा सा साइड पे निकाल लें। ये ना कहें कि हिंदुस्तान का नाम ले लिया तो आपकी जुबान पलीत हो जाएगी, आप मुसलमान नहीं रहेंगे, आपने हिंदुस्तान का नाम ले लिया तो आप ये हो जाओगे। उन्हें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें क्यों पड़ता है फर्क? भाई देखें, आप मुसलमानों पे तिंगड़ रहे हो ना, ये जितने मुसलमान पाकिस्तान में, उससे कई ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। उनका यूपी जो एक स्टेट है ना, यूपी, वो हमारे पाकिस्तान से बड़ा है, उसकी आवाम पाकिस्तान से ज्यादा है। यकीन मानिए, मैं सही कह रहा हूँ। हमसे एक छोटा सा पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा। हिंदुस्तान की कितनी स्टेट है, इस चीज को लें, और उनका यूपी पाकिस्तान जितना यूपी है, और वो उनका यूपी कितनी तरक्की कर चुका हुआ है, उधर बिजली के बिल क्या है, उधर के बच्चे को क्या फायदे मिलते हैं, अभी कभी समझिए इन चीजों को चोई साहब। चले, ठीक हो गया आबिद भाई। मुझे लगता है आज ज्यादा कुछ जज्बाती थे, मैंने तो ना कोई सवाल इतना किया, ना ही कोई इतनी बात की। आपने शुरू में जो छेड़ा है, मुझे पंगे ना लिया करो। आप जान के छेड़ते हो, मेरी पूछल पे पाँव रखते हो, उसके बाद मुझे तड़पाते हो। जब मैं बोलना शुरू कर दूं एंड पे कहते हो जी मैंने तो कोई बात ही नहीं की, आबिद भाई खुद ही लगे, ऐसे ना करो। फिर चले, यही पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको आबिद भाई की जो बातें हैं कैसी लगी? ये जिस तरीके से, जिस अंदाज में बात करते हैं, दुखी अंदाज में, जज्बाती अंदाज में, क्या आपको लगता है कि इसी तरीके से अगर सोच पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की हो जाए, हमारे हुक्मरानों की हो जाए, तो पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है? या फिर आबिद भाई पॉलिटिक्स में आ जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।